उत्तर प्रदेश के देवरिया में बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एसआईटी रिपोर्ट के बाद तुरंत कार्रवाई की गई, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, यह भी कहा गया है। जन आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामनवमी पर दंगा करने वाले सवाल कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावा मामले को लेकर यह जो पूरा बयान है वो दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। सीएम योगी ने कहा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, आरोप लगाने वालों की मंशा ठीक नहीं है। सबूत है तो एसआईटी को दो, सबूत नहीं तो आरोप लगाना बंद करो। राम पर राजनीतिक बयानबाजी बंद करो, यह कहा गया देवरिया में। अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है, तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। चढ़ावा चोरी केस में ही सियासत कैसे तेज हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने एफआईआर के बाद अब तंज कसा है। कहा है कि फुंदी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी चंपत राय का घेराव किया। संजय सिंह ने कहा कि चंपत राय को बचाने के लिए कर्मचारियों पर एफआईआर। कृष्ण मोहन जी कई दिनों की बाद कुंभकर्ण की नींद से जागे और अचानक कल उन्हें बोध हुआ कि राम मंदिर में डकैती पड़ रही है और 8 आदमी डकैती कर रहे हैं, और उन्होंने एफआईआर करा दी। ट्रस्ट के संरक्षण में चोरी हुई है, आस्था से खिलवाड़ हुआ है, 140 करोड़ लोगों के विश्वास को तोड़ा गया है। तो ये एफआईआर वार का कोई मतलब नहीं। एफआईआर तो उन पर होनी चाहिए जिनके संरक्षण में हुआ है, जिन्होंने कराया है। केवल छोटे लोगों को फंसा दिया, बड़े डकैतों को बचा लिया। ये एफआईआर केवल उसी तरह से है, ये कुछ नहीं है। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर है कि नहीं है? अगर कागज हो तो बताइए मुझे। अनिल मिश्रा का नाम है कि नहीं है? गोपाल राव का नाम है कि नहीं है? जो बड़े चोर हैं उनका नाम है कि नहीं है एफआईआर में? गिरफ्तारी कैसे होगी भाई? चंपत राय से सब डरते हैं, कैसे गिरफ्तारी होगी? और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच अभी जारी है। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने भगवा हिंदू आतंकवाद में भी बहुत शो के साथ मीडिया को ट्रायल करते हुए देखा, राजनीति को भी ट्रायल करते हुए देखा। तो इसलिए इतने कहूँगा, एसआईटी की पूरी रिपोर्ट है, फिर आगे की कार्रवाई भारत सरकार इसके अनुसार जो भी करेगी, सब उसका स्वागत करेगी। जो आरोपी हैं, जांच में उनका नाम आ गया, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई और उनको हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। और हमको पक्का विश्वास है इनको वो सजा मिलेगी कि कोई और हिम्मत न कर सके
राम के मामले में किसी भी तरह की गद्दारी करने की। अब कहा जा रहा है कि इसमें चंपत जी का नाम नहीं है। अरे भाई, अभी तो आरोपियों का नाम सामने आया है, एसआईटी की जांच अभी पूरी नहीं हो गई है। क्या आप प्रभावित करना चाहते हैं कि इनका नाम भी लाया जाए, उनका नाम भी लाया जाए? और वहीं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, एसआईटी की जांच जारी है, कोई भी दोषी नहीं बचेगा। वहीं वकील हरिशंकर जैन ने कहा, किसी के आरोप लगाने पर इस्तीफा नहीं होता है, जांच के आधार पर कार्रवाई होती है। कि ये आरोप लगने के बाद में तुरंत एसआईटी की मांग की गई। मांग ट्रस्ट ने की। जब वो लोग जांच करने के लिए आए तो चंपत जी उस जांच के लिए प्रस्तुत हुए स्वयं, और फिर जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई, जितने नाम थे उनके नाम लिखे, जिनके नाम नहीं थे पर हो सकते हैं तो एवं अन्य लोग लिखा, और जिस दिन उनको नाम मिले उसी दिन एफआईआर हो गई। मैं इससे संतुष्ट हूं। किसी के आरोप लगा देने मात्र से कोई इस्तीफा किसी को नहीं देना चाहिए। और तथ्य है और गिल्टी है, जरूर देना चाहिए। अब कौन गिल्टी है कौन नहीं है, ये जांच का विषय है। और अब आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा है कि विपक्ष को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जिन पार्टियों ने राम मंदिर का लगातार विरोध किया हो, जिन्होंने अपनी सरकार में निहत्थे राम सेवकों को गोली चलवाई हो, मरवाया हो, मुझे लगता है कि उनको चिंता राम के मंदिर की कब से हो गई, और उन्हें तो टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि योगी सरकार है जो कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है, और इसमें एसआईटी ने जांच किया है, जांच के आधार पर कार्रवाई हो रही है, और कहीं इसमें कोई दोषी होगा निश्चित रूप से वो बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष जो कह रहा है उससे पहले ही जो खुद ट्रस्ट ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है, एसआईटी का गठन हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या चाहते हो आप? कड़ाई से पूछताछ हो रही है, जो कठोरतम धाराएं हो सकती हैं वो लगाई गई हैं। आगे भी और जो पूछताछ में सबूत मिलेंगे, जिनके बारे में मिलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक तरीके से अभियान चलाकर ये सारा विपक्ष एक ही काम है। और चंदा चोरी को लेकर जम्मू में विरोध प्रदर्शन, कई हिंदू संगठनों के सड़क पर उतरने की तस्वीरें भी सामने आई हैं, और लोगों ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग की इस प्रोटेस्ट में। तो कई हिंदू संगठन सड़कों पर आए, जम्मू से तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही सनातन बोर्ड के गठन की मांग की गई है इस प्रदर्शन में। चंदा चोरी को लेकर जम्मू में प्रदर्शन। तो तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। देखिए, इस पूरे मामले में अब ये तस्वीर आई है प्रोटेस्ट की, जम्मू से तस्वीर आई है, जहां पर चढ़ावा चोरी को लेकर लोग नाराज हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चल रहे कथाकथित चंदा घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसके बाद अब ये चिंगारी पूरे देश में भड़कती हुई नजर आ रही है। मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू में है, और जम्मू में भी मंदिर में चल रहे घोटालों को लेकर किस तरीके से जो है वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और लोगों का साफ कहना है कि जिस तरीके से आस्था पर जो है वो चोट की जा रही है, क्योंकि राम मंदिर सभी हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। 500 साल की अथक प्रयास के बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और अब इस मंदिर के अंदर कुछ लोगों की तरफ से जिस तरीके से लगातार यहां पर घोटाला किया जा रहा था वहां। और देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। महासचिव के पद पर थे चंपत राय, और उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। खबर यह है कि वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय का इस्तीफा हुआ। आपको बता दें कि आज ही जिन 8 अभियुक्तों में गिरफ्तारियां की गई है, जिन 8 अभियुक्तों की उनमें से एक जो नाम है वो है टिन्नू यादव का, और वो बेहद ही करीबी चंपत राय का बताया जाता है। और इसके बाद एक लगातार दबाव बनता हुआ नजर आ रहा था। और देखिए, अनिल मिश्रा ने भी, जो ट्रस्टी हैं श्री राम मंदिर ट्रस्ट में, उनकी तरफ से भी इस्तीफे की खबर सामने आ रही थी। 2 बड़े इस्तीफे हुए। इससे पहले यह खबर आ ही रही थी कि 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद कुछ बड़े इस्तीफे हो सकते हैं। और इसमें देखिए,
जो दो नाम निकलकर सामने आए हैं, ये वो दो नाम हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी इससे पहले। एक चंपत राय जो कि ट्रस्ट में महासचिव के पद पर, उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया, और पंकज चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या जानकारी इन इस्तीफों को लेकर, क्या जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद का असर हम देखें, एक दबाव था? बिल्कुल बीएचपी का दबाव था। एसआईटी की रिपोर्ट में जिक्र किया गया था चंपत राय अनिल मिश्रा की भूमिका संदिग्ध थी, उसके बाद आज आखिरकार इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मामले की जांच बढ़ती तो जांच के दायरे में फिर से आते, उससे पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि दोनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, और अब पूरे मामले की और जो पारदर्शिता की जांच की मांग बार बार की जा रही थी कि बगैर इस्तीफे दिए पारदर्शिता की जांच नहीं हो सकती पूरी सही तरीके से, अब दोनों का आखिरकार इस्तीफा हो गया है। इस बात की पुष्टि हो गई कि दोनों की संलिप्तता थी, जो चढ़ावा चोरी हुई थी यानी इन्हीं लोगों का संरक्षण था, जो नियुक्तियां कराई उसमें संरक्षण था, और आखिरकार इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि दो सदस्य, खासतौर पर चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव थे, पूरे प्रबंधन की जिम्मेदारी थी, अनिल मिश्रा जो खास तौर पे जो चढ़ावा का पैसा आता था, भूषण आता था, उसकी गिनती की जिम्मेदारी उनके पास थी, उस पद यानी उन दोनों को फिलहाल अभी खबर जो इस्तीफे की है, साथ ही इनको उस रिपोर्ट में भी जिक्र किया है कि इन्होंने सही तरीके से संचालन नहीं किया। अभी कई सारे पर्चे खुलेंगी, कई सारे नाम आएंगे आने वाले दिनों में, जांच और ट्रस्ट को लेकर के भी बड़ी खबर आ सकती है, चाहे वो ट्रस्ट के पुनर्गठन की बात हो या एक प्रशासनिक अधिकारी बैठाने की बात हो। अब धीरे धीरे कार्रवाइयां शुरू होगी, लेकिन इस वक्त TV9 पे सबसे बड़ी खबर ये चंपत राय के साथ साथ अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है। पंकज, सवाल ये भी है कि आखिर इनके करीबी कौन कौन है जो अभी भी रडार पर है, क्योंकि चढ़ावा गायब होने के जो आरोप चंपत राय पर लगे हैं, क्या ये भी मुमकिन है? अभी फिलहाल बीएचपी के निर्देश पर इस्तीफे की बात कही जा रही है, लेकिन जांच का दायरा किस लिहाज से और बढ़ेगा? क्या भूमिका इनके संपर्क में रहने वाले लोगों को लेकर और जो पदाधिकारी लगातार रहे हैं जुड़े, उनसे भी सवाल जवाब आने वाले वक्त में संभव? चूंकि इसीलिए एसआईटी ने अपना समय लिया है बाकायदा विस्तृत जांच के लिए, क्योंकि कई सारी लोगों की भूमिका इसमें संदिग्ध है। प्रथम दृष्टया जो नाम आया उस पर FIR हुआ, ट्रस्ट के 2 सदस्यों की मिलीभगत की बात आई, संरक्षण की बात आई, और कई सारे इस तरीके की, चाहे जमीन का फरोख्त का मामला हो या और कई सारे मामले हो, इन सब में इन लोगों की संलिप्तता है। आखिरकार TV9 पे सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया, इस्तीफा हो गया सीधे तौर पर, और इस जाँच का दायरा बढ़ेगा। जो भी इनके करीबी हैं या करीबियों के करीबी हैं, सब जांच के घेरे में आएंगे। 2000 जब से 5-6 साल पहले जब ट्रस्ट का गठन किया गया था, उस समय से जांच शुरू होगी, और चंपत राय की पूरी भूमिका की जांच होगी, अनिल मिश्रा की पूरी भूमिका की जांच होगी। और अब ये माना जा रहा है, जो सबसे पहले खबर TV9 ने ब्रेक किया था कि ट्रस्ट में बदलाव होगा, पुनर्गठन होगा, उस पर भी आने वाले दिनों में मोहर लग सकती है। यानी एक के बाद एक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब चंपत राय खुद सामने आकर के क्या बयान देंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अनिल मिश्रा क्या बोलते हैं, ये बहुत दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर के अब इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। अब देखना ये होगा कुछ और इस्तीफे होंगे या जांच का दायरा बढ़ेगा, कुछ और नाम जो अज्ञात हैं, चूंकि FIR में अज्ञात का जिक्र किया गया है, क्या उसमें कुछ लोगों से पूछताछ फिर से की जाए? बिल्कुल पंकज, कई सारे सवाल हैं। अभिजीत ठाकुर भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिजीत, चंपत राय को लेकर शुरू से ही इस पूरे मामले में सवाल पैदा हो रहे थे, और ये सवाल उठाया जा रहा था कि चंपत राय इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे थे। क्या SIT की रिपोर्ट सबमिट होने का वो इंतजार कर रहे थे? कोई दबाव था? क्योंकि ये इस्तीफा शायद पहले भी हो सकता था। जिस तरह से अब कवायद हो रही है कि इस पूरे मामले में छवि को बचाना है, जो प्रतिष्ठा की हानि हुई है उसको बचाना है, क्या उसको बचाने के लिए इस्तीफा दिया गया या फिर SIT की रिपोर्ट का इंपैक्ट है? देखिए, निश्चित तौर पर विश्व हिंदू परिषद में लगातार ये मंथन चल रहा था कि आखिरकार किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाए। इतना बड़ा लांछन अगर लगा है तो लोगों का परसेप्शन में जो बदलाव आ रहा है, लोगों के अंदर जो एक शंका पैदा हो रही है, उनका विश्वास टूट रहा है, तो उसको किस तरीके से रोका जाए और फिर से विश्वास जीता जाए। तो इसके लिए एक्शन का पूरा एक प्लान बनाया गया। SIT गठित की गई, जाँच की बात हुई, उसके बाद FIR हुई, तो चरणबद्ध तरीके से चीज़ें होती जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेताओं की टीम यहाँ पर पहुंची, कल दोपहर में बैठक हुई, शाम को बैठक हुई, और इस पर पूरी मंत्रणा चली। जैसा कि हमें सूत्रों से जानकारी भी मिल रही है कि चंपत राय पहले इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे, वो खुद को दोषमुक्त बता रहे थे, और
उनके द्वारा ही गतिरोध ये था एक तरीके से, जिसको मनाने के लिए बाकायदा एक टीम यहाँ पर भेजी गई। उसके बाद बातचीत चर्चाओं का दौर चला और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि चंपत राय का इस्तीफा जो है वो उन्होंने दे दिया है। उसके साथ ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी बात सामने आ रही है। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये जो 2-3 दिनों से घटनाक्रम चल रहा था, एफआईआर दर्ज होने के बाद एसआईटी की रिपोर्ट सबसे पहले प्राथमिक जब रिपोर्ट सौंपी गई उसके बाद ये दबाव लगातार बढ़ रहा था और इस पर चर्चा भी चल रही थी। सोशल मीडिया कैंपेन एक तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया, जिसमें कि वो अपने फैक्ट्स और अपना पक्ष रखते हुए अपनी बातें रख रहे थे और लगातार इसमें कोशिश की जा रही थी कि जिस तरीके का एक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है पूरे देश में, देश की जनता में, विशेषकर अयोध्या में, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं था, एक बड़ा आंदोलन 500 साल का जिसका इतिहास, और अब एक चढ़ावा चोरी के कारण जिस तरीके से छवि जो खराब हो रही थी, इसको कंट्रोल करना, इस डैमेज कंट्रोल करना, ये बेहद आवश्यक था। और यही तमाम ऐसे फैक्टर्स रहे जो कि दबाव को बढ़ाते गए और अब जाकर एक बड़ा निर्णय, जैसा कि हमने कल भी सबसे पहले ये खबर रोक इसलिए रही हूँ क्योंकि इस मामले में लगातार बढ़ती पॉलिटिक्स के बीच कई सवाल उठाए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि किसी को बचाने के चक्कर में गाज कहीं और गिराई जा रही है। और ये सवाल इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि तमाम आरोपों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि शुरुआत में एफआईआर में नाम ना होना या एसआईटी ने जिस प्रक्रिया के तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन की उसमें भूमिका आरोप के तहत जानना बहुत जरूरी था कि किसकी क्या भूमिका है? उसमें सवाल खासतौर पर चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर ही। जाहिर तौर पर और निश्चित रूप से कि जिम्मेदारी तो आखिरकार तय होगी। आप अगर उच्च पद पर बैठे हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको एक जिम्मेदारी दी गई है तो निगरानी भी होगी और उसके अलावा आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे। सिर्फ कर्मचारियों पर कार्रवाई करके या उन पर एफआईआर कराकर आप इस प्रकरण से निकल नहीं सकते थे, क्योंकि एक इमेज बिल्डिंग हो रही थी कि जो लोग रखे गए थे या फिर जो लोग एफआईआर में भी नामजद हैं वो ट्रस्टियों के करीबी ही तो है। उनको इतने अधिकार किसने दिए? टिन्नू यादव को पूरे ट्रस्ट के को ऑपरेट करने का अधिकार आखिर किसने दिया? चंपत राय ने ही दिया था। चंपत राय ही उनके संरक्षण में रहते थे। ट्रस्ट के तमाम जो वरिष्ठ सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं उनके संरक्षण के बिना ये चीजें नहीं हो सकती थी। यानी कि लंबे समय तक इसको अनसुना भी किया गया, पहले भी मुद्दे उठे थे, लेकिन इस बार ये प्रकरण इतना बड़ा हो गया कि पूरे देश में ये बात फैली और जब प्रकाश में आई चीजें तो उसके बाद कार्रवाई करना एक तरीके से ट्रस्ट के लिए भी मजबूरी हो गई। शुरुआत में तो कवर अप करने की कोशिश की गई। चंपत राय का जब सबसे पहला बयान ये पूरा प्रकरण आने के बाद आया था तो उन्होंने कहा कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया गया है, ऑडिट चल रहा है। जबकि 5 तारीख को कैश रिकवरी हो गई थी, इस बात की पुष्टि हुई। 6 तारीख को छापेमारियां हुई है, 7 तारीख को लवकुश के घर पे पहुंचे, वहां पर 10 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। तो ये तमाम चीजें चल रही थी, लेकिन कहा गया कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला है। जब उनके द्वारा ये बयान एक 28 सेकंड का बयान जब दिया गया था तो जिम्मेदारी तो निश्चित बिल्कुल अभिजीत, और आपने जैसा कहा कि संरक्षण को लेकर तो सवाल है ही, और सवाल एक और बहुत बड़ा ये भी है कि जब जिस लवकुश का आपने जिक्र किया है और आप टिन्नू यादव का, जो 8 अभियुक्तों में से ये 2 नाम है जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, तो ये इतने ज्यादा करीबी हैं, चाहे वो चंपत राय की बात हो या फिर अनिल मिश्रा की। ये सवाल लगातार उठाया जाता रहा कि अगर ये सब कुछ गड़बड़ी हो रही थी चढ़ावे को लेकर तो कैसे ऐसा हो सकता है कि दोनों को पता ना हो, और अब जब इस्तीफा हो गया तो क्या कानूनी तौर पर दोनों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है? ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी, ठोस कार्रवाई होगी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बयान दर्ज किए जा रहे हैं, पूछताछ चल रही है। कुछ देर में हमारे पास अभी ये खबर आ रही है कि कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी भी होने वाली है। तो ये तमाम प्रक्रिया जो है अब शुरू हो गई है और अब एक बात तो ट्रस्ट और प्रशासन दोनों को समझ में आ चुका है कि इसमें फास्ट ट्रैक एक्शन लेना पड़ेगा, तेजी से एक्शन लेना पड़ेगा। छवि ट्रस्ट की बहुत धूमिल हो चुकी है। उनके जो जितने सदस्य हैं उन सबको की चर्चाएं जो है अयोध्या के गली चौराहे और हर जगह आपको प्रदेश में और यहाँ तक कि देश में भी देखने को मिलेगी कि आखिरकार ऐसा हो कैसे गया। अगर ये चीजें नहीं चल रही होती, निकल कर बाहर नहीं आती तो शायद ये डैमेज नहीं हुआ होता, लेकिन अब बहुत देरी हो चुकी है। एक्शन डिलेड हुआ है और एक्शन डिलेड हुआ है जिसके कारण इतनी ज्यादा फजीहत जो है वो इसके कारण हुई है। अगर तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया होता, 5 जून को ही अगर ये एक्शन हो गया होता तो एक विपक्ष के नेता के सोशल मीडिया पोस्ट से ये बात निकलकर सामने नहीं आती। ये ट्रस्ट के स्तर से चलती। बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं पुलिस अपना अभिजीत, और सबसे बड़ा सवाल इसीलिए जो चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा, उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल है कि इतने समय तक इतनी बड़ी अनदेखी उन्होंने क्यों की है। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए पंकज, विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि बड़े लोगों की भूमिका है और उन पर कार्रवाई कब होगी। इस्तीफा दे देने से क्या कोई राहत चंपत राय या अनिल मिश्रा को मिल पाएगी? क्योंकि एसआईटी की जांच अभी आगे चल रही है। अभी
कुछ नाम जुड़ सकते हैं इस कार्रवाई के अंदर? विपक्ष राजनीतिक तौर पर लगातार दबाव बना रहा है कि बड़े नामों पर कार्रवाई कब होगी। और रवि, इस बीच हमारे साथ वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, अब जब चंपत राय और सुरेंद्र जैन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए वीएचपी के महासचिव हैं, संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन जी, अब जब चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है और यह कहा जा रहा है कि वीएचपी के कहने के बाद एक दबाव पड़ा और इसी के बाद यह इस्तीफा हुआ है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? चंपत राय जी ने किस दबाव में आकर इस्तीफा दिया है ये संभव नहीं है। उन्होंने महामंत्री के रूप में जो जांच के लिए आवश्यक काम थे, एसआईटी को कागज देना, उनको बाकी चीजें जो रिकॉर्ड मांगे थे वो देना, ये काम पूरा हो गया है। और चूंकि जिस तरह का वातावरण बन रहा था, तो मुझे लगता है उन्होंने शुचिता का पालन करते हुए दायित्व पूरा होते ही अपना पद छोड़ दिया। सवाल ये भी है सुरेंद्र जी कि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उसके तहत अभी तक उनकी तरफ से साफ तौर पर कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। आप ये कह रहे हैं ये इस्तीफा किसी दबाव में नहीं है बल्कि जांच में सहयोग के तहत किया गया? उन्होंने जो कहना था वो एसआईटी के सामने कहा है। जो प्रश्न पूछे थे सबका जवाब उन्होंने दिया है। एक भी प्रश्न को अवॉइड नहीं किया। जब बुलाया तभी गए। और मैं समझता हूं जो राजनेता इस तरह के आरोप लगाते हैं वो जाते हैं क्या? वो कभी कोर्ट का सहारा लेंगे, कभी किसी चीज का, कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। इन्होंने एक क्षण के लिए भी अवॉइड नहीं किया, सब कुछ पारदर्शिता से सामने रखा। लेकिन उनका तो आरोप, विपक्ष का या फिर जो दूसरे राजनीतिक दल नेता, उनका आरोप ही यही है कि सवाल मुद्दा हमने उठाया, नहीं तो ये बात आगे नहीं बढ़ती। और जांच जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर भी सवाल कि क्या वो पारदर्शी होगा। ये किसको आपने क्रेडिट देना है कि किसने पहले उठाया था, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही गंभीरता से आरोप लगे, क्या कोई कह सकता है कि ऐसे लोगों के आरोप के कारण से हमने सुरेंद्र जी, इसका सीधा मतलब यह है कि ये विषय चंपत राय या अनिल मिश्रा की तरफ से ही क्यों नहीं उठाया गया? सबसे पहले ये मुद्दा घूम के उनके पास कैसे आया? इतना लंबा वक्त लगा, अंत में इस्तीफा देना पड़ा। ये तो उन्हीं की जिम्मेदारी की थी कि ये विषय जब उनके संज्ञान में आया हो या उनके मातहत जो काम कर रहे लोग उनके संज्ञान में आया तो वहीं से उठना था, वहीं से ये सफाई शुरू होनी थी। ये सब विषय इस समय एसआईटी के सामने, लेकिन जैसे ही उनके नॉलेज में आए विषय, उन्होंने तुरंत एसआईटी के गठन की मांग की। ये किसी के ट्वीट करने से या ऐसे लोगों का जिनका इतिहास चोरी का और भ्रष्टाचार का रहा है, उनके कहने से किया होगा, ये संभव नहीं है। वो पहले भी लगाते रहे हैं, कोई नई बात नहीं। शुक्रिया टीवी9 को वक्त देने के लिए आपका। इस वक्त अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अवधेश जी, यहाँ ये साफ तौर पर सुरेंद्र जैन से हम सवाल कर रहे थे चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर। वो तो ये कह रहे हैं कि इस्तीफा किसी दबाव में नहीं दिया गया, बल्कि ये जांच में सहयोग को देखते हुए, क्योंकि एसआईटी के सामने तमाम फैक्ट्स वो रख चुके हैं। इनको इस्तीफा तो पहले, जांच होने के पहले इनका इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि मेन है ये पूरे जिम्मेदार हैं। और सोना है, चांदी है, करोड़ों करोड़ रुपए का चढ़ावा है, जमीन है, इसके कस्टोडियन यही थे मेन थे। तो ये तो पहले डिनाई कर रहे थे। और ये कहना कि ये तो खुलासा, अगर ये लूट पहले हो रही थी तो इट वाज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कि उसको डिस्क्लोज करते, ओपन करते। लेकिन ये तो माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी ने जब इंगित किया तब ये मामले की शुरुआत हुई। तो ये तो इस्तीफा पहले होना चाहिए। अब इस्तीफा देने के बाद एफआईआर में इनका नाम होना चाहिए। जी अच्छा अवधेश जी, यानी आप बोल रहे हैं कि एफआईआर में भी इनका नाम होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जो अभी तक कहा गया है और जो रिपोर्ट भी सामने रखी गई है एसआईटी की तरफ से, उसमें जब चंपत राय और अनिल मिश्रा का जिक्र किया गया, उसमें सिर्फ ये कहा गया कि संचालन जो करना चाहिए था वो सही तरीके से नहीं किया गया। तो आपको लग रहा है कि इससे बड़ा रोल चंपत राय और अनिल मिश्रा का हो सकता है इस पूरे मामले में? नो डाउट। जी, थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ी बात कहा कि देखिए एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई तो शुरू हो गई। वो कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है, आगे की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए दूध का दूध, पानी का पानी तो हो ही जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी
क्या कि यहाँ तो होना चाहिए सोना और चांदी का अलग अलग। जी अवधेश जी एक सवाल मेरा, वीएचपी के नेताओं और बीजेपी, खुद मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि आप लोग कौन है ये सवाल उठाने वाले। जब राम मंदिर या राम में आपकी आस्था ही नहीं रही, आप लोग विरोध में खड़े रहे, तो आपका सवाल उठाना ना उठाना कोई मायने नहीं रखता। सरकार, एसआईटी, पुलिस अपना जांच करेगी और पारदर्शिता से रखेगी। आप इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, राम की कृपा से हम सांसद बने हैं और राम के तो ये व्यापारी हैं, राम के नाम पे कारोबारी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप राम विरोधी हैं। जमीन बेचते हैं। उन्होंने कहा आप लोग राम विरोधी हैं। राम तो इसे नाराज हैं। राम के असली भक्त हम ही लोग हैं। हमारे नेता अखिलेश जी हैं। राम तो हमारे रोम रोम में है। हमारे बाबा का नाम था। चलिए ठीक है अवधेश जी आपने ये जवाब दिया, लेकिन अभी मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, चंपत राय और अनिल मिश्रा का क्या रोल हो सकता है इस पूरे चढ़ावा मामले को लेकर? आपने कहा कि इससे ज्यादा भी उनका रोल हो सकता है, आपने सिर्फ ये कहा नो डाउट, लेकिन आगे आपने इसको नहीं बताया कि क्या लग रहा है आपको कि किस कदर मिलीभगत हो सकती है, क्या रोल हो सकता है, अगर आप इसको बता सकें कुछ। ये पूरी तरह से कस्टोडियन थे। इनकी मेन जिम्मेदारी चढ़ावा देखने की, रखने की, हिसाब किताब रखने की सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की। जी जी, यानी कि सब कुछ इन्हीं की जानकारी में हुआ, आपका बोलना यह है अवधेश? नो डाउट। लेकिन यहां सीएम ने यह भी कहा कि जो खुद राम को नकार चुके हैं वो क्यों अब राम के नाम को देखते हुए आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? राम तो इनको नकार चुके हैं। इन्होंने कहा था हम राम को लाए हैं, राम हमें और लाएंगे। राम तो अवधेश प्रसाद को लाए और राम इतना नाराज हैं कि अयोध्या से सरकार बनी थी और प्रभु श्री राम की कृपा से अयोध्या से इनकी सरकार 27 में जाएगी और 27 में जी, अब जैसा जो आप सवाल उठा रहे हैं उन सवालों पर अभी तो एसआईटी की जांच आएगी तो कई सारे तथ्य आएंगे। और हरिशंकर जैन हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़ चुके हैं। हरिशंकर जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे, इस्तीफा हुआ है, देखिए चंपत राय ने इस्तीफा दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, देरी क्यों हुई? हरिशंकर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो देखिए कोशिश करेंगे हम दोबारा उनसे कनेक्ट करने के लिए। फिलहाल जिस तरह से प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में आई हैं, आपने वीएचपी का रिएक्शन सुना। वीएचपी की तरफ से यह साफ तौर पे कहा गया कि इस जांच में सहयोग के लिए वो इतने दिनों तक पद पर रहे और उसके बाद जैसे ही सारे दस्तावेज, सारे एविडेंसेस दिए गए, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये इस पूरे मामले में उनकी शुचिता का प्रमाण है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो कस्टोडियन थे तो सारी जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। एक बार फिर से अभिजीत के पास चलते हैं। अभिजीत, ये सारी बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। आज मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम जांच तो करेंगे, लेकिन जो लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं कर रहे हैं। उनकी सुनने की जरूरत नहीं है। जिनकी आस्था राम में नहीं रही, जो राम विरोधी रहे, उनको सवाल उठाने का हक नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री ने ये बयान तो दिया है, लेकिन ये मौका आखिरकार मिला कैसे विपक्ष को, इस बात पर भी ध्यान देना होगा। यदि समय रहते ये कार्रवाई हो गई होती तो विपक्ष को ये मुद्दा उठाने का मौका ही नहीं मिलता। यदि जिस दिन प्रकरण ये हुआ यानी कि 5 जून से इसकी शुरुआत हुई, 6 जून को एफआईआर हो जाती, पहले शिकायत दे देते, या फिर 7 जून को ही एफआईआर हो जाती। ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का जो दौर ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया और प्राइवेट कार्रवाई और प्राइवेट डिटेंशन, ये तमाम चीज़ें जो हुई, जो कि कानून के दायरे से अलग हटकर कहीं ना कहीं हुई, ये सवालों के घेरे में आया। और उसके बाद 7 तारीख को ये मामला प्रकाश में आया, वो भी विपक्ष के नेताओं के द्वारा। और उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने, यानी कि कांग्रेस, उसमें मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये तीनों। नहीं तो अभिजीत, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन किया गया और एक तरीके से इस चीज को आने में, बाहर आने में, पब्लिक डोमेन में आने में, एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में जो डिले किया गया, ये एक बड़ी मुसीबत चंपत राय के लिए आने वाले समय में बन सकती है? क्योंकि ये जो गैप है टाइम का, कवर अप का, जो भी है, व्हाटएवर, वो एक अनआंसर्ड क्वेश्चन, उस पर चंपत राय या किसी और की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है।
सबसे ज्यादा उनकी भूमिका पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्तर से और ट्रस्ट के स्तर से कार्रवाई पहले शुरू की, जांच शुरू की, उसके बाद वो कानून के पास गए। सरकार के पास एसआईटी गठन करने का अनुरोध कब गया? 13 तारीख को एसआईटी का गठन होता है, तो तब तक वो आप देखा जाए तो एक सप्ताह बीत चुका था। और उससे पहले भी अभिजीत ठीक है, इस पूरे टाइम फैक्टर को देखते हुए ये बात भी तो देखनी होगी ना कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट क्या कह रही है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट सीधा कह रही है कि 25 से 30 लोगों की सीधी भूमिका। अब इसी सीधी भूमिका को देखते हुए अनिल मिश्रा और चंपत राय, क्या आप सीधे अगली इन्वेस्टिगेशन के दायरे में? निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन के दायरे में वो है। उनसे पहले भी घंटों पूछताछ हुई है और आगे भी उनसे पूछताछ हो सकती है क्योंकि एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन भी अभी खत्म नहीं हुआ। सेकेंड राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी जारी रहने वाला है, तो आगे ये देखना होगा कि क्या अब इस्तीफा देने के बाद उनसे एक सामान्य पूर्व ट्रस्टी के रूप में पूछताछ होती है या फिर आगे जो कार्रवाई होती है वो किस तरीके से होती है। अच्छा अभिजीत, एक बात बताइए कि जिस तरह से आपने भी इस बात का जिक्र किया था, जब 5 तारीख को इसी महीने ये जो पूरा मामला उजागर हुआ था, इसके बाद जब पहली बार चंपत राय सामने आए थे तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि बैंक और ट्रस्ट की तरफ से ऑडिट किया जा रहा है और ये बाकायदा हर साल का एक प्रोसेस है और इसमें कुछ भी ज्यादा अभी बोलना नहीं चाहिए या फिर जो आरोप लगाया जा रहा है एक तरह से नकार दिया गया था। तो वो जो कवर अप किया गया था और अब इस्तीफा देना, एसआईटी की रिपोर्ट का सामने आना, उनके करीबी का गिरफ्तार होना, ये अपने आप में शक को काफी ज्यादा गहरा करता है। देखिए, कवर अप करने की कोशिश तो जो ट्रस्टी हैं नृपेंद्र मिश्रा, उनके बयान से ही सामने आ गया। उन्होंने कहा कि 5 जून को बाथरूम में कैश बरामद हुआ, यानी कि सबसे पहला क्राइम जो है वो ट्रस्ट की जानकारी में आ चुका था। लेकिन क्या उस क्राइम के लिए कानूनी कार्रवाई की गई? नहीं की गई। चंपत राय का बयान कब आया है? 8 जून को आया है, यानी कि उसके 3 दिन बाद आप कह सकते हैं, और वो भी 28 सेकंड का बयान जिसमें उनका कहना है कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया गया। सवाल तो यही उठता है ना कि कैश की बरामदगी हो गई, आप जाकर अयोध्या से 50 किलोमीटर दूर रुदौली गांव में जाकर लवकुश मिश्रा के घर से कैश बरामद करवाते हैं, आपके साथ आपके गनर होते हैं, बाकी सुरक्षा कर्मी होते हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि उल्लेखनीय नहीं पाया गया। सबसे हैरानी की बात तो यही है और इसलिए उनकी भूमिका संदेह के घेरे में। और अभिजीत एक बात और, वो जो कैश बरामद हुआ, वो कैश जो बरामद हुआ उसके बाद क्या शिकायत की गई? अगर शिकायत नहीं की गई तो फिर क्या छुपाने की कोशिश की गई? देखिए, ये 6 तारीख की बरामदगी है, उसके बाद भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। पूछताछ अपने स्तर पे की गई, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों ने पूछताछ की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। कानून का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट रखा ही नहीं गया, पुलिस के पास कोई तहरीर नहीं गई तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू कर सकती है? लोगों को हिरासत में लिया, किसने लिया? पुलिस ने तो हिरासत की पुष्टि की नहीं, उनको मंदिर परिसर के भीतर रख के उनसे पूछताछ की जा रही थी। किस अधिकार में? क्या ट्रस्ट को यह अधिकार हो जाता है? किस कानून के तहत? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। इसमें अगर भूमिका देखी जाए तो निश्चित तौर पर यह जिम्मेदार लोगों की भूमिका तय होगी, क्योंकि ये कैसे अब जिम्मेदारी तय कैसे होगी? यही अभिजीत इस वक्त का ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल उस लिहाज से भी कर रही हूं जहां अभी थोड़ी देर पहले हमने सुरेंद्र जैन जी से बात की। उन्होंने कहा कि वीएचपी ने ये साफ तौर पर अभी कहा इस इस्तीफे की खबर के बाद, ये इस्तीफा किसी दबाव की वजह से नहीं दिया गया, बल्कि वो तो जांच में सहयोग कर रहे हैं। अभी तक एसआईटी ने उनसे जो सवाल जवाब किए वो तमाम फैक्ट्स और पेपर फाइल्स के साथ एसआईटी के सामने उन्होंने रखे हैं, इसीलिए जांच प्रक्रिया में सहयोग के तहत उन्होंने ये पद छोड़ा। देखिए, विहिप और ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम सदस्य और पदाधिकारियों के लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है और असमंजस की स्थिति उनके बीच में है। और यही असमंजस की स्थिति थी कि दिल्ली से बाकायदा टीम भेजी गई, अयोध्या में जो बैठक होनी थी उसको स्थगित की गई, लेकिन उसके बाद बैठकों का एक अलग दौर चला और वो भी सिर्फ थोड़ी देर में कोर्ट में होने वाली पेशी में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभिजीत, क्विक अपडेट। देखिए, कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद उनके रिमांड की डिमांड रखी जाएगी और उसके बाद ये देखना होगा कि कितने दिनों की हिरासत मिलती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन का दौर शुरू हुआ है और भी पूछताछ चूंकि होनी है और कई सवाल जो है वो बने रहेंगे, तो अब कोर्ट की पेशी का इंतजार। अभिजीत एक बात बताइए, क्या ये जो इस्तीफा है, अभी कार्रवाई तो देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या होती है चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर, लेकिन क्या इस्तीफे का दौर यहीं तक रुक जाएगा या फिर आगे हम कुछ और बड़े नाम देख सकते हैं?
के इस्तीफे का दौर यहीं पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि और भी नाम हैं जो कि इनसे जुड़े हुए बताए जाते हैं। तो इस्तीफे का दौर अभी और लंबा चलेगा और न केवल ट्रस्ट बल्कि जो ट्रस्ट के जरिए आए हुए लोग हैं उनकी बाकायदा स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी होने के बाद छटनी होगी, उन लोगों की विदाई होगी, क्योंकि आप अपने संपर्क के बदौलत अगर यहाँ पर पहुंचे हैं, आपका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं है, आपका कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप आज संदेह के घेरे में हो। पूछताछ प्रॉपर बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया और सख्ती नहीं रखी गई, उसी का कारण है कि आज राम मंदिर परिसर में चोरी का प्रकरण इस तरीके का अभिजीत, तो अब सीधा सवाल अभिजीत ये बनता है कि इस इस्तीफे के बाद चाहे वो चंपत राय हो चाहे अनिल मिश्रा, उनकी किस तरह की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं? जिस तरह से ये जांच चल रही है, जिस तरह से इस बात की संभावना है कि और लोग नाम उनका आ सकता है एफआईआर में। रवि, रोकना चाहूंगी, इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें चढ़ावा चोरी केस में ही इस वक्त की बड़ी खबर है। पुलिस केस डायरी की कॉपी TV9 भारतवर्ष के पास है। केस डायरी की ये कॉपी, वादी को एफआईआर कॉपी देने की जानकारी दी गई है। तो ये एक और सबसे बड़ी खबर इस बीच, TV9 भारतवर्ष के पास वादी को एफआईआर कॉपी देने की जानकारी दी गई है और यही इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चढ़ावा चोरी में पुलिस केस डायरी की कॉपी। देखिए, तो इस पूरे मामले में जो प्रक्रिया अपनाई गई है और जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स जानकारी दी गई है, वो कॉपी TV9 भारतवर्ष के पास वो हम आपको दिखा भी रहे हैं, उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस केस डायरी की ये कॉपी है। जो लोग इसमें नामजद हुए हैं और जिनके खिलाफ आगे कार्रवाई के लिए प्रक्रिया चल रही है, उनका पूरा डिटेल इस कॉपी में मौजूद। वादी को दी गई ये कॉपी। और देखिए, चढ़ावा चोरी मामले में जैसा हमने आपको बताया भी कि 8 नाम अभी आए हैं, लेकिन ये स्पेस अभी खाली है। हमारे संवाददाता अभिजीत भी बता रहे थे कि अभी जांच प्रक्रिया में और भी नाम सामने आएंगे या आ सकते हैं और उनके ऊपर भी आगे कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं एफआईआर की कॉपी की, वो आप देख रहे हैं। चढ़ावा चोरी केस में जो पुलिस केस डायरी है उसकी तस्वीर, पहली तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर, यह पहली तस्वीर है। वादी को एफआईआर कॉपी दी गई, देने की जानकारी दी गई इसमें, और उसी की इमेज, उसी की तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। बिल्कुल, और इस कॉपी के जरिए रवि ये भी साफ हो रहा है कि आखिर किन किन धाराओं के तहत, किन किन सेक्शंस के तहत आगे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ेगा, क्योंकि वादी को एफआईआर कॉपी देने की जो जानकारी इस वक्त हमारे सामने है, जो कॉपी इस वक्त TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद हुई एफआईआर अभी तक की ये सबसे बड़ी खबर है। और पुलिस केस डायरी की इस कॉपी के बारे में ही और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं पंकज। देखिए, एफआईआर की कॉपी में कई सारे तथ्यों का हवाला दिया गया है। चोरी से लेकर के गबन और खास करके आपराधिक बात का जिक्र किया गया है, उसी के आधार पे मुकदमा दर्ज किया गया है। और सबसे पहले इस एफआईआर में क्या बातें थी, सबसे पहले TV9 ने बताया था, और कई सारे जो नाम थे नामजद के अलावा अज्ञात पे भी एफआईआर हुई है। अब पूरे मामले की जांच होगी। आज जैसे आज सुबह से ही हम लोगों ने कहा था कि आज 2 इस्तीफे हो सकते हैं, आखिरकार ये दोनों इस्तीफे हो गए। अब एफआईआर की जो विस्तृत जांच है वो SIT और करेगी। माना ये भी जा रहा है, सोर्सेज के हवाले से आ रहे हैं कि जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे चीजें निकल करके इसमें आपराधिक या CCTV फुटेज या गमन जैसे जो आरोप है उन सबकी इस एफआईआर में पुष्टि हुई है। यानी मंदिर में चोरी हुई है, सीधे सीधे मंदिर में हेरा फेरी हुई है, मंदिर में CCTV फुटेज अगर डिलीट किया गया, छेड़छाड़ किया गया तो ये आपराधिक है, साइबर क्राइम है। यानी कई सारी चीजें निकल करके आ रही है। सामूहिक रूप से एक तरीके से किसी पे अगर विश्वास करो, अगर वो लूट करता है, चोरी करता है, यानी सब मिल करके चोरी किए हैं मंदिर का दान का पैसा, चढ़ावे का पैसा, तो इसमें कई चीजें निकल करके धीरे धीरे आ रही हैं। एक तरीके से अगर हम किसी पे विश्वास करते हैं और वो विश्वासघात करता है, उस बात का भी जिक्र किया गया है। तो 3-4 जो पॉइंट है महत्वपूर्ण, वो इस खास तौर पे एफआईआर में जिक्र किया गया है। और बहुत सारी जांचें अब आगे बढ़ेंगी और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होंगे। कौन कौन सी चीज़ें चोरी की गई, क्या पैसे तक मामला सीमित नहीं है, भगवान श्री राम को जो आभूषण चढ़ा था उसकी चोरी की बात सामने आई, कई सारे लोग सामने आए। अब इस रिपोर्ट में जो ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई, तहरीर जो दी गई, उसमें 3-4 पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट है। यानी आपराधिक मामला है, जो CCTV फुटेज है उसके साथ
साथ छेड़छाड़ की गई, उसमें दिखे पैसे लेते हुए सामूहिक रूप से, यानी कई लोग मिल करके चोरी किए। इसके साथ साथ विश्वासघात किया, जिन पे विश्वास किया ट्रस्ट ने, मंदिर ने, उनको नौकरी दी, उसके बाद उन्होंने चोरी की। तो अब इसमें कई सारी जो धाराएं हैं बीएनएस की वो लगाई गई हैं और जांच के बाद धाराओं में भी बढ़ोतरी हो सकती है। और जो संख्या है एफआईआर में जो 8 नाम हैं, उसके बाद जांच में कई और सारे चीजें निकल के आती है। हालांकि अज्ञात नाम एक बताया जा रहा है, लेकिन अज्ञात में कई बिल्कुल पंकज, एक बार जल्दी से दर्शकों को हम वो कॉपी भी दिखाते हैं। देखिए इस वॉल पर वो कॉपी मौजूद है, एफआईआर की कॉपी जिसका हम जिक्र कर रहे थे। सारी डिटेल्स हैं, डेट से लेकर और किसने ये फाइल किया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो हाईलाइटेड है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो है नाम। अगर आप देखिए जो सदस्य थे और जो लोग इन्वॉल्व थे, उनके नाम आप देखिए, नंबरिंग दे रखी है। पहला नाम आप देख सकते हैं अविनाश शुक्ला, दूसरा नाम देखिए ये इस तरीके से कई सारे नाम आ रहे हैं। लव कुश मिश्रा का नाम आ रहा है, मनीष कुमार यादव का नाम है, करुणेश पांडे। इसी तरीके से जरा नीचे आते हैं, रमाशंकर मिश्रा, फिर इसके अलावा सुभाष श्रीवास्तव का इसमें नाम का जिक्र है, श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू। ये देखिए ये सारे नाम हैं। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है कि ये अन्य अज्ञात, देखिए अन्य अज्ञात का भी इसमें जिक्र किया गया। मतलब यही एक ऐसा इंडिकेशन है कि इस केस में दायरा बढ़ेगा। ये जो अज्ञात हैं उसमें नाम ऐड हो सकते हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। जरा नीचे आते हैं थोड़ा और देखिए इसमें किन किन धाराओं में ये केस दर्ज हुआ है। तो साफ यहां पर दिखाई दे रहा है बीएनएस की जो धाराएं हैं कौन सी लगाई गई हैं। इसमें 305, 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 35 ये धाराएं लगाई गई हैं। वो नाम जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं उसका जिक्र इस कॉपी में भी है। तो ये पहली जो तस्वीर देख रहे हैं आप उस कॉपी की TV9 भारतवर्ष पर, उसको हमने आपको बताने की कोशिश की। अब सवाल यहां पर यह है कि अज्ञात में किन किन का नाम आएगा। ये देखिए जो धाराएं हमने बताई हैं वो भी आपको हाईलाइट करके हम बता रहे हैं, पहले नाम और उसके बाद ये धाराएं। तो अन्य का जिक्र होने का मतलब यह सीधा सीधा कि इसमें जब अब एसआईटी जब दूसरे राउंड का इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच करेगी, तो कई नए नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये कॉपी TV9 भारतवर्ष के पास है और वो हम आपको दिखा रहे हैं जिन जिन धाराओं में। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं हम 305, 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) सेक्शन और 13(1)(a) के तहत इसमें गबन हो चाहे साक्ष्य मिटाने का मामला हो, कई तरह की धाराएं इसमें आरोप लगे हुए हैं। अब सवाल यहां पर कुल मिलाकर यह है कि जो बड़े नाम जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, एक सीधे चलेंगे विष्णु शंकर जैन वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु जी, एफआईआर की कॉपी हम दर्शकों को दिखा रहे थे, गंभीर धाराएं लगी है, नाम भी हैं और अन्य का नाम भी सामने आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि भाई चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। आप इस इस्तीफे को इस केस से कैसे जोड़ के देखते हैं? ये इस्तीफा क्या शक को गहरा रहा है या फिर ये इस्तीफा एक तरीके से उनके बेदाग होने का प्रमाण दिखाई देता आपको? देखिए अभी तो ये एफआईआर दर्ज हुई है और अभी जांच होगी। एसआईटी ने भी अपनी इसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सौंपी है एसीएस होम को। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो इस्तीफा दिया गया है नैतिकता के आधार पर दिया गया है और जिस तरह के एलिगेशंस हैं बहुत ही सीरियस, बहुत ही संगीन एलिगेशंस हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूँ कि इस केस से हम लोग जुड़े रहे और जब से ये खबर आई है कि यहाँ पे जिस तरह की चोरी का मामला, जिस तरह के अलग अलग एलिगेशंस लगे हैं, तो मैं, मेरे पिताजी और पूरा हिंदू समाज इस चीज से बहुत आहत है और कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह की ऐसे एलिगेशंस हमारे जो पवित्र मंदिर है या उसके मैनेजमेंट की कमेटी है या टीम है उसके ऊपर लगेंगे। पर अगर ऐसे एलिगेशंस लगे हैं तो इस समय जो नैतिकता है, जो विष्णु जी, लेकिन ये इस्तीफा आने में समय लगना और एक और सवाल हो रहा है कि भाई जब पहली बार संज्ञान में मामला आ गया कि गबन हो रहा है तो पुलिस की जगह जाने की जगह खुद ही जांच पड़ताल करने की कोशिश की गई। क्या ये कवर अप नहीं हो सकता? इसमें एविडेंसेस या तथ्य गायब नहीं किए जा सकते? लीगली ये अगर सवाल होगा कोर्ट के अंदर तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जितने लोग हैं और मैं जब आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि मेरा बहुत क्लियर स्टैंड है कि जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसमें एविडेंस के साथ डिस्ट्रक्शन किया है या वहां पे किसी भी तरह की छेड़छाड़ की है, गबन किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जितने भी एक्शन है, जितनी भी धाराओं में, वो सारे लेने चाहिए और पुलिस को इंडिपेंडेंट रूप से अपनी जांच करनी चाहिए। अगर आगे चल के ये भी एक सिचुएशन आती है कि और एक हाई लेवल कमेटी इसमें जांच करे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसमें जांच करे, तो वो भी हमारी मांग रहेगी।
पर सारे लोग यही चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, और अगर यहाँ पे गलती हुई है तो वो सबके सामने लाई जाए। ये कि जिम्मेदारी तय होगी कैसे आगे, और इसी एफआईआर की कॉपी के तहत धारा 305 चोरी, धारा 306 जबरन वसूली या धोखाधड़ी, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत धारा 61। प्लीज आप इस बारे में जरा समझाएंगे, क्योंकि यहाँ ये जिम्मेदारी किस आधार पर इस पूरे लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आगे तय होगी, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। जैसे कि अभी एक एलिगेशन सामने आए कि 200 किलो चांदी दी गई और उसकी रसीद नहीं दी गई। बहुत सारे एलिगेशंस आए, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमने डोनेशन दिए और हमारा उसके पास कोई हिसाब नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी एलिगेशंस आए कि जो दान पेटी है उसमें जो पैसा दिया गया वो गायब हो गया। इसमें जो SBI बैंक ने एक एजेंसी को हायर किया था पैसे की गिनती करने के लिए, डोनेशन की गिनती करने के लिए, उसमें भी काफी गड़बड़ियां हैं। तो जब जांच एजेंसी यहाँ पे घुसेगी, अभी तो धाराएं लगी हैं, जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, सारे लोगों को सेक्शन 161 के तहत उनका बयान लेगी, CCTV फुटेज जो है वो सारी चीजें देखेंगी, उसके बाद ये धाराओं को फिर पुख्ता किया जाएगा। अच्छा विष्णु शंकर जी, एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि जो इस्तीफा दिया गया चंपत राय या अनिल मिश्रा की तरफ से, तो ये उनकी तरफ से नैतिकता में दिया गया, ठीक है, आपकी बात वाजिब है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है ना कि जब ये पूरा मामला 5 तारीख को जाकर, और ठीक है तब नहीं, लेकिन इसके बाद जब लगातार एक दबाव बढ़ता हुआ नजर आया, SIT की जांच शुरू हो गई, रिपोर्ट सौंप दी गई, FIR जब इस पूरे मामले में हो गई, तब तक इस्तीफा नहीं दिया गया, लेकिन जब गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ही इस्तीफा क्यों दिया गया? देखिए, अब ये तो उनका, ये जिन्होंने इस्तीफा दिया है ये तो उनका विषय है, पर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। अगर इस्तीफा नहीं भी दिया गया है, और अगर मैं आपको एक लीगल बात कर रहा हूँ, अगर FIR हुई है और SIT जांच कर रही है, तो आज नहीं तो कल अगर कोई भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है, या कोई भी आदमी जिसमें अगर उसकी या तो डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी हुआ है, अगर कोई आदमी जनरल सेक्रेटरी, उनसे कोई बात मिस हो गई है, नहीं देखी गई है, तो किस तरह से ऑफेंसेस बनते हैं, किस तरह से उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसकी तो सवाल उसी इन्वॉल्वमेंट और उसी ट्रस्ट को लेकर भी है विष्णु शंकर जी, क्योंकि यहाँ जो धाराएं लगाई गई है, धारा 316(5) जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, सवाल उस ट्रस्ट को लेकर भी है। हालांकि यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि चाहे धारा 317(4) या 317(5) हो, संपत्ति को किसके संरक्षण में छुपाया गया, क्या उसी को देखते हुए आपको लगता है कि अनिल मिश्रा और चंपत राय आगे रडार पर? देखिए, जितने लोग ट्रस्ट के हैं, आप मेरी बात समझिए, लीगल प्रोविजन समझिए, जितने लोग ट्रस्ट में हैं जो अलग अलग पदों पे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ट्रस्ट केंद्र सरकार ने गठन किया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो जो भी लोग ट्रस्ट के हैं उन सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखने की कि वहाँ पे किसी भी तरह की गबन या चोरी या किसी भी तरह का मिसमैनेजमेंट ना हो। और अगर इस तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं कि वहाँ पे गबन, चोरी, मिसमैनेजमेंट हुई है, तो हम जो यहाँ पे आज नाम ले रहे हैं चंपत राय जी का, अनिल मिश्रा जी का, अलग अलग लोगों का, सिर्फ सारे लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि इस्तीफा देने नहीं देने से जो कानूनी प्रक्रिया उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं इस इस्तीफे को लेकर, बड़े पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी हमसे बातचीत करने के लिए।